और अब बात करते हैं बाजार और कारोबार की। देश में 2 कोरोना वैक्सीन को मिली मंजूरी की खबर से नए साल के पहले कारोबारी हफ्ते की धमाकेदार शुरुआत हुई। सेंसेक्स पहली बार 48,000 के पार बंद हुआ। खास बात यह कि इसे 47,000 से 48,000 अंक तक पहुंचने में सिर्फ एक हफ्ते का समय लगा। 28 दिसंबर को सेंसेक्स पहली बार 47,000 के पार बंद हुआ था। दिसंबर में जीएसटी कलेक्शन के शानदार आंकड़े और ऑटो कंपनियों की बिक्री का भी सेंटीमेंट पर अच्छा असर पड़ा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 308 अंक चढ़कर 48,177 पर बंद हुआ। निफ्टी 114 अंक चढ़कर 14,133 पर बंद हुआ। संकटों से जूझ रही वोडाफोन आइडिया को बड़ा फंड मिलने वाला है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कंपनी में अमेरिकन कंसोर्शियम पैसा डालने वाला है। सूत्रों के मुताबिक यूएस की पी कंसोर्शियम कंपनी में करीब 15,000 करोड़ रुपए की रकम डालने वाली है। सूत्रों का कहना है कि कंसोर्शियम के साथ बातचीत अंतिम चरण में है और इसी महीने के मध्य तक बाइंडिंग टर्म शीट पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। पैसे की तंगी से जूझ रही वोडाफोन आइडिया के लिए ये एक बड़ी राहत की खबर है। बीईएमएल में सरकार 26% हिस्सेदारी बेचेगी। इसके लिए सरकार ने 1 मार्च तक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगा दिए हैं। जी बिजनेस ने पहले ही यह खबर आपको दिखा दी थी। सरकार इस बिक्री के साथ ही संभावित खरीदार को मैनेजिंग कंट्रोल भी ट्रांसफर कर सकती है। ये एक सरकारी इंजीनियरिंग और डिफेंस कंपनी है। ये बिक्री खुली नीलामी के तहत की जाएगी। इसके लिए इच्छुक नीलामी लगाने वाले 1 मार्च तक ईओआई यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा कर सकते हैं। जी बिजनेस की मुहिम ऑपरेशन हफ्ता वसूली का एक और असर हुआ है। अब मामले की जांच ईडी ने भी शुरू कर दी है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय पूरे मामले की जांच मनी लॉन्ड्रिंग के नजरिए से कर रही है। ईडी ने हैदराबाद, साइबराबाद और चेन्नई पुलिस से जानकारी मांगी है। आपको बता दें कि सिर्फ हैदराबाद में ही लोन ऐप मामले में 27 एफआईआर दर्ज हुई हैं। हैदराबाद में 7 कॉल सेंटर से 21,000 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन की जांच हो रही है। इस मामले में कुछ चीनी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया है। जी बिजनेस ने लोन ऐप फ्रॉड को लेकर मुहिम चलाई थी, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने जांच शुरू की थी। कोरोना महामारी के बीच साल 2020 का अंत बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के साथ हुआ। दिसंबर में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई बढ़कर 56.4 पर पहुंच गई, जो नवंबर में 56.3 पर थी। इस इंडेक्स की रीडिंग के 50 से ऊपर रहने का मतलब यह होता है कि सेक्टर में विकास हो रहा है। वहीं 50 से नीचे की रीडिंग बताती है कि सेक्टर का उत्पादन साल दर साल आधार पर घटा है। नए पीएमआई सर्वेक्षण के मुताबिक कंपनियों के नए ठेके और उत्पादन में बढ़ोतरी जारी है। दिसंबर में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन से सरकार काफी उत्साहित है। वित्त सचिव अजय भूषण पांडे के मुताबिक इकोनॉमी में तेज रफ्तार से रिकवरी दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले कुछ महीनों में सिस्टम लेवल पर कई बदलाव किए हैं, जिसका असर दिख रहा है। आपको बता दें कि दिसंबर में जीएसटी कलेक्शन 1,15,000 करोड़ से ज्यादा का रहा। ₹1,00,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप को पार करने के साथ ही बजाज ऑटो दुनिया की सबसे वैल्यूएबल 2 व्हीलर कंपनी बन गई है। आज कंपनी के शेयर 3,500 रुपए प्रति शेयर के पार बंद हुए। इस हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप 1,00,000 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप अभी तक किसी भी 2 व्हीलर कंपनी ने हासिल नहीं किया है। बजाज ऑटो की घरेलू बाजार में मजबूत उपस्थिति है और यह दुनिया भर के 70 से ज्यादा देशों में निर्यात करता है। दुनिया के 25वें सबसे अमीर शख्स और अलीबाबा ग्रुप के मालिक जैक मा पिछले 2 महीने से लापता हैं। जैक मा ने अक्टूबर महीने में चीन के फाइनेंशियल रेगुलेटर्स और सरकारी बैंकों की तीखी आलोचना की थी, जिसके चलते उनका चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ विवाद भी हुआ था। इसके बाद पिछले 2 महीने से वो नहीं देखे गए हैं। उन्होंने वैश्विक बैंकिंग नियमों को बुजुर्गों का क्लब करार दिया था और इस भाषण के बाद चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी भड़क गई थी। जैक मा की आलोचना को कम्युनिस्ट पार्टी पर हमले के रूप में लिया गया था। फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर किशोर बियानी ने अमेजॉन पर आरोप लगाए हैं कि ग्रुप को मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए अमेजॉन आगे नहीं आई। उन्होंने कहा कि अब रिलायंस रिटेल की ओर से किए जा रहे अधिग्रहण में अमेजॉन बाधा डाल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वो फ्यूचर रिटेल को बर्बाद कर देना चाहती है। फ्यूचर ग्रुप ने अगस्त में अपने सभी रिटेल कारोबार 25,000 करोड़ रुपए में रिलायंस रिटेल को बेचने के लिए सहमति दे दी थी। इसके खिलाफ अमेजॉन ने सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में याचिका लगा दी। इसके बाद एसआईएसी ने रिलायंस फ्यूचर डील पर स्टे लगा दिया था। एक बार फिर भारतीय यूजर्स के क्रेडिट और डेबिट कार्ड के डेटा चोरी की खबरें आ रही हैं। साइबर सुरक्षा मामलों की एक
साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर ने दावा किया है कि देश के करीब 10 करोड़ क्रेडिट और डेबिट कार्ड धारकों के डेटा डार्क वेब पर बेचे जा रहे हैं। डार्क वेब पर मौजूद ज्यादातर डेटा बेंगलुरु स्थित एक डिजिटल पेमेंट्स गेटवे के सर्वर से लीक हुआ है। रिसर्चर के मुताबिक ये डेटा डार्क वेब पर बेचा जा रहा है। लीक डेटा में भारतीय कार्ड धारकों के नाम और उसके साथ उनके मोबाइल नंबर्स हैं, इनकम लेवल्स हैं, ईमेल आईडी हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर है और कार्ड के पहला और आखिरी 4 डिजिट की डिटेल्स शामिल हैं।